कर्म करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कर्म करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत करते हैं आप सभी का कार्यक्रम मंजर में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक करियर से संबंधित जानकारियाँ विषय विशेषज्ञ के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं और आज एक महत्वपूर्ण विषय, जी हाँ, एचएएस में करियर परामर्श के हम इस बारे में बात करेंगे। किस तरह से जो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं हैं, इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। परीक्षा किस तरह की रहती है, पैटर्न किस तरह का रहता है और कितनी तरह की ये परीक्षाएँ होती है, तमाम जानकारियाँ हम जानेंगे आज हमारे आज के अतिथि से। हमारे बीच आज कार्यक्रम में मौजूद हैं श्री सुरेश कुमार जुगटा जी, जो कि जी हाँ, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक समय था जब ये खुद भी प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे थे और मेंस के इन्होंने एग्ज़ाम दिए थे, सफलता भी प्राप्त की थी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से ही रह गए थे। लेकिन आज जब एक समय था इनके हाथों में किताब रहती थी, लेकिन आज इनकी द्वारा लिखी गई पुस्तकें जो है हर एक विद्यार्थी के हाथों में आप देख सकते हैं। तो चलिए सीधे इनसे जानते हैं किस तरह से प्रशासनिक सेवाओं में हम अपना करियर बना सकते हैं। स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप एक छोटे से गाँव चिड़गांव से संबंध रखते हैं, ज़िला शिमला के आप रहने वाले हैं, लेकिन अपने संघर्षरत होते हुए आपने एक सफलता का एक नया मुकाम हासिल किया है और आज आपसे हम जानेंगे किस तरह से एचएएस एक महत्वपूर्ण परीक्षा रहती है। इसमें युवा जो है या जो दर्शक हमें देख रहे हैं अपना करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, इस परीक्षा का जो स्वरूप है वो कैसा रहता है? देखो, जो सिविल सर्विसेज है, एचएएस है, ये एक बड़ी प्रतिष्ठित सर्विसेज है, सेवाएं हैं और इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश में एचएएस के द्वारा और सेंट्रल लेवल में यूपीएससी के द्वारा जो प्रतिष्ठित सेवा है उनमें चयन होता है। जैसे हम एचएएस की बात करें तो इसमें एसटीएम, जैसे हम समझते हैं कि एसटीएम इससे बनते हैं। पुलिस सेवा में जाते हैं तो डीएसपी होता है और रेवेन्यू में है तहसीलदार है, बीडीओ है। तो इस तरह की जो सेवाएं है जिसको हमारा एक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस एंड रेवेन्यू सिस्टम जो चलता है, तो उसके लिए से चयन होता है। जी, यानी कि तमाम जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, इसके माध्यम से, इस परीक्षा के माध्यम से हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। हम सुनते आए हैं कि इस परीक्षा में हम जब बैठते हैं तो हमारे सामने 3 तरह के जो पैटर्न हैं वो रहते हैं, 3 पड़ाव रहते हैं कहने के लिए, प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू। थोड़ा इसके बारे में बताएं। अगर हम बात करें प्रीलिम की, तो ये किस तरह की रहती है? देखो, अगर हम इसकी स्टेजेस की बात करें तो 3 स्टेजेस का एग्ज़ाम है जी। तो सबसे पहले जो प्रारंभिक परीक्षा होती है जिसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं जी। तो प्रीलिम्स में क्या होता है, 2 पेपर होता है, एक जनरल स्टडी का होता है और एक सीसैट का होता है। तो जनरल स्टडी में सब कुछ ही हमें पढ़ना होता है, चाहे इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, हिमाचल जी के है, जनरल साइंस है जी। तो इसके 100 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 2 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से 200 मार्क्स का जनरल स्टडी का पेपर होता है जी। और दूसरा पेपर हमारा होता है सीसैट का, जिसको हम सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। तो जिसमें आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट चेक किया जाता है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर टेस्ट की जाती है, जिसमें बेसिक मैथ्स जो 10th तक पढ़ते हैं जी। और रीजनिंग आती है और इंग्लिश आती है। और ये वाला जो दूसरा पेपर होता है, सेकंड पेपर होता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। तो इसमें आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं। तो जो कट ऑफ बनती है वो पेपर 1 की बनती है। तो नॉर्मली क्या होता है, 105 से लेकर 110 तक, तो 55% अगर आपका स्कोर आता है प्रीलिम्स में, तो आप दूसरी स्टेज के लिए, जिसको हम मुख्य परीक्षा कहते हैं, मेंस कहते हैं, उसके लिए जाते हैं। तो मुख्य परीक्षा में जाने के लिए क्या रहता है, इसमें जितनी सीट्स होगी उसका 20 टाइम मुख्य परीक्षा में जाता है। अगर 30 सीट होगी तो 20 टाइम होगा इसका 600। तो 600 बच्चे जो है वो जो है सेकेंड स्टेज में जाते हैं जी। और फिर जो सेकंड स्टेज होता है, इसमें भी हमें 4 पार्ट में इसको डिवाइड करता है। इसीलिए जो ये तैयारी है एक बड़ी लंबी तैयारी है, इसमें समय लगता है, आपको बहुत कुछ पढ़ना भी पड़ता है। तो अगर हम 4 इसके पार्ट बांटें तो सबसे पहले आता है जनरल स्टडी। तो जनरल स्टडी के 3 पेपर होते हैं, 200 नंबर के 3 पेपर होते हैं। तो तीनों पेपर को इस तरह से बांटा गया है कि जो पहला पेपर होता है वो काफ़ी हद तक स्टैटिक पार्ट होता है। जैसे हम हिस्ट्री है, हिस्ट्री बदलती नहीं है, हमारी सोसाइटी है, ज्योग्राफी है। और जो सेकंड पेपर होता है, पेपर 2 होता है, वो थोड़ा सा डायनामिक होता है। जैसे इसमें पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशन है और गवर्नेंस है, पंचायती राज है, ये सारा पेपर 2 में आता है। तो जो पेपर 3 है वो ज़्यादा ही डायनामिक है, उसमें बहुत चेंज आता है। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जी।
इकोनॉमी है, एनर्जी है। तो इस तरह से ये पहला पार्ट हो गया जनरल स्टडी का, 200 मार्क्स ईच पेपर। तो 600 मार्क्स हमारा जीएस होता है, और इस जीएस के अंदर हमें हिमाचल जीके भी पढ़नी पड़ती है। 33% जो वेटेज है वो हिमाचल जीके की रहती है, चाहे हिमाचल का कल्चर है, चाहे हिमाचल की हिस्ट्री है। फिर जो सेकंड पार्ट आता है उसको होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करना पड़ता है, और उसके 2 पेपर होते हैं। तो ऑप्शनल आर्ट्स का भी हो सकता है, साइंस का हो सकता है। तो इस तरह से एक लिस्ट दे रखी है जिसमें करीब करीब 30 का सब्जेक्ट है, उसमें से आपको एक सब्जेक्ट ऑप्ट करना होता है। उसमें लिटरेचर भी हो सकता है, कोई इंग्लिश लेता है, कोई हिंदी लेता है जी। और जो इसका अगला पार्ट आएगा वो आएगा लैंग्वेजेस का। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश के 2 पेपर होते हैं जी। और नेक्स्ट जो 4th पार्ट है वो है ऐसे राइटिंग का। तो इसमें 2 ऐसे लिखने होते हैं हमें, 50 मार्क्स का एक ऐसे होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो सिर्फ इंग्लिश जो हमारी लैंग्वेज है वो क्वालिफाइंग है, वो उसमें सिर्फ हमको 40% स्कोर करना है। तो ये समझ लीजिए कि अगर आपका हिंदी और इंग्लिश पास नहीं हुआ, और हमें देखने को मिल रहा है कि कई बार बच्चे हिंदी और इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, तो है तो क्वालिफाइंग है। अगर आप इसमें फेल हो गए तो आपके बाकी जो पेपर है ये समझ लीजिए वो चेक भी नहीं हो गए। तो इस तरह से 4 पार्ट इसके मेंस के हो गए, जनरल स्टडी, ऑप्शनल, लैंग्वेज और ऐसे। तो ये टोटल 900 मार्क्स का ये मेंस बनता है। तो इसमें से ही बच्चे आगे इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो इसमें क्राइटेरिया रखा है कि आपको 45% जो स्कोर है वो ज़रूर लाना है। फॉर एग्जांपल इस बारी 20 सीट्स है, मान लो किसी के भी 45% स्कोर नहीं आया मेंस में, मतलब जो 405 बनता है, तो कोई भी इंटरव्यू के लिए नहीं जाएगा आगे। और बाकी डिपेंड करता है कि उस साल कट ऑफ कितनी जाती है। तो नॉर्मली 420 तक कट ऑफ जाती है, और हाईएस्ट जो स्कोर है इस पर 500 तक भी टच हो जाता है। फिर जो लास्ट स्टेज आती है वो आती है हमारी इंटरव्यू, जिसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं। इससे तो पहले वो 150 मार्क्स का रहता है वो जी। आपने बहुत अच्छे से बताया कि प्रीलिम और मेंस काफ़ी जो मेन है वो काफ़ी कह सकते हैं डायनामिक रहता है, विस्तृत इसका क्षेत्र रहता है। इंटरव्यू से पहले अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, अगर हम बात करें योग्यता क्या रहनी चाहिए, विद्यार्थी जो है उनकी मिनिमम योग्यता क्या रहती है? योग्यता 2 लेवल पर हम डिसाइड करता है। एक तो आपकी क्वालिफिकेशन और दूसरा आपका एज। तो यहाँ पे आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वो किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, आप आर्ट्स से हो सकते हो, मेडिकल से हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो। और दूसरा रहता है एज का। जो जनरल कैटेगरी है उसकी जो एज है 21 मिनिमम है और 35 मैक्सिमम है। यहाँ तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो, और अटेम्प्ट का कोई ऐसा बार नहीं है, आप जितने मर्जी अटेम्प्ट दे सकते हो 21 साल से लेकर 35 साल तक। फिर आती है रिजर्व कैटेगरी। तो रिजर्व कैटेगरी में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है एज में। और अगर आप हिमाचल प्रदेश सरकार में गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आप 42 तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश में एक्स सर्विसमैन को भी एक कोटा दिया जाता है, तो उनकी भी डिसाइड एज टाइम टू टाइम की जाती है, तो उनको भी एज में रिलैक्सेशन दी जाती है। जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि योग्यताओं के बारे में आपने बताया, और जिस तरह से आप बता भी रहे थे जो पैटर्न है 2 तरह के रहते हैं, प्रीलिम और मेंस। और जहाँ तक दर्शक और हम आप जानते हैं कि आप भी एक समय में इसकी तैयारी कर रहे थे, और आपने मेंस एग्ज़ाम्स में आप रहे भी हैं, बैठे भी हैं, उसे पास भी किया है। तो अनुभव से आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की जो युवा गलतियाँ करते हैं, जिस तरह से वो चूक जाते हैं अपने सफलता से, थोड़ा इस पे बताएं, किस तरह से तैयारी करें, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं? देखो स्ट्रैटेजी ये है, मुझे ये समझ आता है कि शायद ये पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे। तो अगर आपको इस सर्विसेज की तरफ जाना है तो जितना जल्दी आप डिसाइड कर पाओ तो उतना बेहतर रहता है। अगर आप स्कूल टाइम ही सोच लो तो आपके पास एक पर्याप्त समय मिल जाता है। अगर आप अपने कॉलेज टाइम तैयारी कर लो तो और भी थोड़ा सा बेहतर हो सकता है कि आप उस टाइम अवेयर हो जाते हैं। तो ये आपको अर्ली पता होना चाहिए कि आप किस स्ट्रीम की तरफ जा रहे हैं, किस पाथ की तरफ जा रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके तो आप इसका पता करिए और अपने बारे में पूछिए, पहली बात जी। दूसरा फिर आपको ये देखना होता है कि भाई अगर मैं इस एग्ज़ाम की तरफ जा रहा हूँ क्या मैं उतना टाइम दे पाऊँगा, क्योंकि 1 साल तो ये एग्ज़ाम के पूरा एक प्रोसेस है उसमें गुजरता है। 1 साल आपके लिए प्रेपरेशन के लिए चाहिए। तो फिर आपको ये भी समझना है कि मुझे 2 साल इसमें देना है। तो तीसरी बात आती है कि आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम क्या है ना। तो सपोर्ट सिस्टम में सबसे पहले आपकी खुद की पर्सनैलिटी आती है, क्योंकि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए। तो यहाँ पे एक एवरेज भी है तो भी चल पड़ सकता है। फिर दूसरा आपको देखना है कि आपकी फैमिली की तरफ से क्या आपको सपोर्ट मिलता है ना। तीसरा फिर आपको ये भी देखना है कि ये जो सर्विसेज है क्या ये आपको मोटिवेट कर रही है
यहाँ जाने के लिए, क्योंकि बीच में हमने ये भी देखा है कि बच्चे एक बार इस तैयारी में आ जाते हैं, फिर क्या होता है कि उनको ना एक कंपैरिजन करने लग जाएगा वो कि मेरा दोस्त सरकारी नौकरी में लग गया या उसने कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो बहुत सारी चीज़ें आपको पहले ही डिसाइड करनी है कि ये मुझे ये चैलेंजेस आएंगे मुझे इस प्रोसेस में, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। फिर दूसरा ये भी देखना है आपको कि इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, तो आपको एक पूरी प्रोसेस समझनी है और उसके बाद आपने काम स्टार्ट करना है। फिर अगली बात आती है कि आपको इस एग्ज़ाम का एक पैटर्न समझना है, सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है। तो अगर आपके पास पूरा एक पैटर्न पता होगा और उस हिसाब से अपनी आप स्ट्रेटजी बनाओगे और उन स्ट्रेटजीज़ के ऊपर आप काम करना स्टार्ट करोगे, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करोगे, छोटे छोटे गोल्स बनाओगे, तो आप वहाँ तक पहुँचोगे। और एक चीज़ मैंने देखा है कि कई बारी बच्चे ये भी करते हैं कि उनको लगता है कि पहले प्री की तैयारी कर लो। तो मुझे लगता है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की अगर हम बात करेंगे, पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो पर्सनैलिटी आपकी 1-2 महीने में नहीं बनती, तो उसके लिए आपको पहले से ही रेडी रहना है। फिर अगली बात है कि इस एग्ज़ाम में एक पर्टिकुलर स्किल की ज़रूरत भी होती है। जब हम प्रीलिम्स देते हैं, प्रीलिम्स के लिए हमें किस तरह से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, और जब हम मेंस में जाते हैं तो मेंस में कम्प्लीटली आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप कैसे अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहे हो राइटिंग के द्वारा। तो जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। तो मतलब आपके पास एक ब्रॉड आइडिया आपके पास होना चाहिए। आपको खुद को टटोलना पड़ेगा कि क्या मैं जिस रास्ते को मैं चुन रहा हूँ, क्या मैं उसके साथ जस्टिस कर पाऊँगा, अपने खुद के साथ जस्टिस कर पाऊँगा। तो ये ज़रूरी बात है। तो इसके लिए आपके पास कोई मेंटर होना चाहिए, या आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो, किसी टीचर से बात कर सकते हो। तो अगर आपने एक बार ठान लिया तो फिर आप उस प्रोसेस में आगे निकल पड़े। और ये भी देखना है कि मुझे कितना टाइम देना है ना। कई बार हमने ये भी नोटिस किया, हमने भी गलतियाँ की है ये कि बहुत लंबे टाइम तक हम तैयारी करते रहे। अगर आप 2 साल लेके चले हो इस तैयारी में, तो आप 3 साल दे सकते हो, 4 साल दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद आपको किसी और भी मतलब और तरफ भी आपको देखना चाहिए कि आपको कहाँ पे करियर आपका बन सकता है। डॉक्टर जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि छोटे छोटे गोल अपने सेट करें और सेल्फ अप्रोच जो है वो पॉजिटिव रखें, अपने बड़ों का साथ ज़रूर लें। इसमें एक बात महत्वपूर्ण रहती है, जो अध्ययन सामग्री की अगर हम बात करें, उपयुक्त गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री का होना ज़रूरी है। और सही चुनाव किस तरह से विद्यार्थी करें? देखो, ये डिपेंड करता है कि आप प्रेपरेशन कब स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप स्कूल और कॉलेज लेवल पे सोच रहे हो तो हमें ये देखना है कि इस एग्ज़ाम में जो बेसिक है वो NCERT की बुक्स है। तो आप अपनी NCERT बढ़िया से पढ़े, और जैसे आप थोड़ा सा कॉलेज लेवल पर जाते हो तो आपको अपने को अवेयर करना है करंट अफेयर्स के साथ, वहाँ तक पहुँच जाओगे आप। फिर उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक्स है, चाहे आप आज से 10 साल पहले भी तैयारी कर रहे थे, आज भी कर रहे थे, तो वो स्टैंडर्ड बुक्स रहती है। अब आज की डेट से एक चैलेंज और आ रही है कि एक समय था कि जब बच्चों के पास जो कंटेंट था, मटेरियल था, उसकी कमी थी, बट आज की डेट से कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसको फिल्टर करना वो भी अपने आप में एक चैलेंज है। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि अगर आपको सही से पता है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और कमीशन किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस तरह से आप अपना जो कंटेंट है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो शायद मेरी भी एक गलती रही थी जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मेरे पास इतना सारा कंटेंट था नहीं जिसको मैं रेलेवेंट बोलूँ। हालांकि मेरे पास बुक्स बहुत थी, तो मैं बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ता था, तो वो जो चाहिए एक क्रिस्प कंटेंट चाहिए वो नहीं था। तो इसीलिए मैंने ये देखा कि एक गैप भी है यहाँ पे, तो उसने मैंने बुक्स बनानी स्टार्ट करी, कंटेंट पे काम करना स्टार्ट किया। तो चुनाव आप इसी तरह से कर सकते हैं, एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ के, PYQ को समझ के, तो उस तरह से आपके पास अच्छा कंटेंट आ जाता है। और NCERT से ज़रूर स्टार्ट करें और एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आप ज़रूर आदत डालें। जी, न्यूज़पेपर पढ़ना बेहद इसमें महत्वपूर्ण रहता है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। जिस तरह से हम देखते हैं कि जो युवा है वो तैयारी कर रहे होते हैं, अगर उनका सिलेक्शन मेंस की और के बाद इंटरव्यू की ओर होता है, तो इंटरव्यू वाली स्टेज की अगर हम बात करें तो किस तरह से इसके लिए तैयार युवा जो हैं या फिर जो हमें देख रहे हैं दर्शक, वो अपनी तैयारी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, देखो, जैसे अगर इंटरव्यू की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया, एक ये पर्सनैलिटी टेस्ट है जी। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो चेक होती है। तो मैं जो समझता हूँ, जो मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो मैंने ये नोटिस किया, जब मैं खुद भी इंटरव्यू में गया था HSS के, तो मैंने ये देखा है कि जो हम पढ़ते हैं, जो हम ज्ञान हासिल करते हैं अपने प्रीलिम्स में और मेंस में, क्या उसको हम सही रूप से प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ कर सकते हैं। जो इशू है आज की डेट सोसाइटी में, क्या हम उनको यूज़ कर सकते हैं उस नॉलेज को। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की यहाँ पे टेस्ट होता है। फिर दूसरा होता है कि जब हमारा कोई इंटरव्यू हो रहा होता है तो उसमें बड़े प्रतिष्ठित लोग बैठते हैं,
है ना, जो कमीशन के चेयरमैन होते हैं, IAS ऑफिसर होते हैं। तो जब आप उस सिचुएशन में जाते हैं तो आपकी जो बॉडी है, कई बारी बॉडी लैंग्वेज है वो बदल जाती है ना, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, कई बारी कोई हाथ ऐसे मतलब रब करना स्टार्ट करेगा। तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि ये आदमी कितना स्टेबल है, जो इसने पढ़ा है, जो ये समझता है, क्या सही से ये डिलीवर कर पा रहा है। ये दूसरी चीज़ आती है। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये चेक की जाती है कि जो उसका एक थॉट है, जिसको हम इंटेग्रिटी बोलते हैं, कि जो आपका थॉट है क्या आपके बिहेवियर में वो दिखेगा फ्यूचर में। और जो चौथी जो बड़ी चीज़ है वो है आपकी कम्युनिकेशन। वैसे तो ये पूरा एग्ज़ाम एक कम्युनिकेशन का ही है। रिटर्न में जब रिटर्न एग्ज़ाम होता है तो आपको रिटर्न कम्युनिकेशन करना है, और यहाँ पे आपको जो आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं उनको किस तरह से आप डिलीवर कर रहे हो, क्योंकि वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी रहते हैं। और अंत में मैं ये कहूँगा कि इस इंटरव्यू का जो मेन मोटिव होता है वो होता है आपको आपकी ऑनेस्टी को जानना, कि आप कितने ऑनेस्ट हो। तो इस तरह से ये जो पर्सनैलिटी है आपकी, ये एकदम से नहीं बनती, तो इसके लिए आपको काम करना पड़ता है। तो लगातार अगर आप इस काम में लगे हो तो आपकी वो पर्सनैलिटी वो इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट करती है। जी, बहुत अच्छा आपने बताया। डॉक्टर जी, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, आजकल हम देखते हैं कोचिंग देने का बहुत बड़ा जो चलन है वो चला है, और आप भी एक बहुत अच्छे प्रशिक्षक हैं, आप शिक्षा दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं आप उसकी कोचिंग देते हैं, आपकी निजी अकेडमी है, 3 अकेडमीज़ में आपकी। थोड़ा सा बताएं कि क्या सेल्फ स्टडी के माध्यम से इस परीक्षा को पास किया जा सकता है, या कोचिंग सेंटर्स का कितना बड़ा रोल रहता है एक सफलता में? देखो, मैं अगर एक बात बताऊं, जैसे थोड़ा सा मैं बताऊं, हमारी जो कोचिंग स्टार्ट हुई थी, जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था तो उसी दौरान मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। तो तब हमारा जो सेंटर चंडीगढ़ में था, और आज शिमला में और धर्मशाला में। रही बात कोचिंग और सेल्फ स्टडी की, तो कोचिंग का एक ये रोल है कि देखो, जो बच्चा पढ़ रहा है तो उसको अगर बना बनाया कंटेंट मिल जाता है, और जो चीज़ें उसने को समझनी है, जो जिस बुक को पढ़ने में उसको 3 महीने लग जाते हैं, तो कोचिंग के साथ उसके 1 महीने में उसका कंप्लीट हो जाता है। और एक आपको सपोर्ट मिलती है, और आपको इवैल्यूएशन मिलती है टाइम टू टाइम, और आपकी जो आंसर रेटिंग वगैरह वो हमें समय से चेक होती है, और आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, प्रीलिम्स की चाहिए, मेंस की चाहिए, तो ये सारा कोचिंग के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा सकता है। तो इससे क्या होता है, देखो, पढ़ना तो बच्चे को पड़ेगा, तो उसकी जो एक जर्नी है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो उसके जो एफर्ट्स है वो रिसर्च में, नोट्स मेकिंग में कम लगेंगे, और पढ़ने में ज़्यादा लगेंगे, और जो उसको रिक्वायर्ड है उस पर काम करना वो स्टार्ट कर देगा। अच्छा, रही बात सेल्फ स्टडी की, सेल्फ स्टडी ज़रूर हो सकती है। तो मुझे ये लगता है कि सेल्फ स्टडी से भी इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने किया है, बट उनके पास कोई ना कोई मेंटर होना चाहिए, क्योंकि इस तैयारी में सबसे बड़ा रोल आता है कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। तो जिस दिन एस्पिरेंट को ये समझ आ गया कि मुझे पढ़ना क्या है और मुझे क्या नहीं पढ़ना है, और किस तरह की मुझे बुक्स पढ़नी है, और क्या मेरा एक शेड्यूल होना चाहिए, तो अगर ये सारी बातें समझ आ गई, एक उस लेवल की मैच्योरिटी अगर आ गई, तो मैं समझता हूँ कि ये सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है। हाँ, स्मार्टली ये मैं ज़रूर कहूँगा कि कोचिंग आपकी जो जर्नी को वो आसान बना देगी, और अंत में जब आप एक लेवल पे पहुँचते हो, जब आपको चीज़ें समझ आ जाती है, तो आप खुद एनालिसिस करना स्टार्ट कर देते हैं। चाहे आपका मेंस है, चाहे इंटरव्यू है, तो एक लेवल तक आपको कोचिंग हैंड होल्डिंग आपकी कर सकती है, और उसके बाद आपकी खुद की मेहनत वहाँ तक पहुँचती है। तो दोनों का रोल रहता है, तो सेल्फ स्टडी भी की जा सकती है। जी, और जो दर्शक हमें इस समय देख रहे हैं, तो आपको बताना चाहेंगे, श्री सुरेश कुमार जुगटा जी आज हमारे साथ कार्यक्रम में है, और एचएस से संबंधित हमें जानकारी दे रहे हैं इस परीक्षा से संबंधित। और इनकी खुद भी निजी जो पुस्तकें हैं वो लगभग 15 की पुस्तकें जो आपकी है प्रकाशित हो चुकी हैं, प्रशासनिक सेवाओं पर आधारित रहती है। तो एक दौर था जब आप पुस्तकों को ढूंढते थे, तैयारी करते थे, लेकिन आज दूर दराज के क्षेत्रों में जो युवा हैं आपकी पुस्तकों को अपने हाथों में लेते हैं, उससे तैयारी करते हैं। तो कितना ये लाभान्वित हो रहा है, बच्चों को कितनी इससे हेल्प मिल रही है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। युवा जो हैं किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? देखो, मुझे लगता है कि आज की डेट से जो ये प्रेपरेशन है सिविल सर्विसेज की, जो सेवाओं के प्रति जो युवा है आज सच में आकर्षित हो रहा है ना। कोविड के बाद हमने कुछ ज़्यादा देखा है इसमें। और एक बात ये भी है कि जब हम खुद भी तैयारी करते थे तो हमें लगता था कि अगर हमें तैयारी करनी है, हमें दिल्ली ही जाना पड़ेगा, चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। बट आज मुझे लगता है कि ये कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन है। अब इसमें क्या होता है कि जब से हमने यहाँ शिमला में अकेडमी स्टार्ट करी है, धर्मशाला में करी है, तो हमने ये देखा कि बहुत सारा बच्चा यहीं पढ़ना चाहता है, क्योंकि जो एक गुणवत्तापूर्ण जो एजुकेशन है वो यहीं मिल रही है। और दूसरा क्या है कि इंटरनेट के माध्यम से
ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती है। जो लेक्चर हम चंडीगढ़ में डिलीवर करवाते हैं वो लेक्चर आज लोग डोडरा क्वार, पांगी, भरमौर, दूर दराज के क्षेत्रों में भी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सब कुछ आज की डेट से अवेलेबल है और मेंटरशिप होती है वो भी हो जाती है, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको मैं जानता हूँ और कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, वो तैयारी करना चाहता है, तो मुझे ये लगता है कि उनके पास एक सही कंटेंट पहुंच जाता है और उनके पास वीडियो पहुंच जाते हैं, वीडियो जो लेक्चर्स होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस पहुंच जाती है और मेंटरशिप के लिए वो कॉल करते हैं, मिलते हैं। और जैसे अभी मैं शिमला में आजकल मैं शिमला में हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझसे यहाँ पे मिलने आते हैं। तो जब मैं धर्मशाला होता हूँ तो वहाँ पे मुझसे मिलने आते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है इससे सभी को ही फ़ायदा मिल रहा है, तो एक इक्वालिटी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आज गांव के बच्चे के पास वो सुविधाएं नहीं मिलेगी। जी, आपका बहुत अच्छा प्रयास है और आप दूर दराज के क्षेत्रों में भी आप अपनी पहुंच रख रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र भी हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर हम देखते हैं कि जो ये एचएस की परीक्षा है इसमें सीसेट का एक डर रहता है। अक्सर जो आर्ट्स के युवा हैं वो मैथ्स को इतने अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, किस तरह से वो तैयारी करें। देखो सीसेट का ऐसा है कि मुझे लगता है कि अब इसके बारे में इससे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो एक टाइम था कि 17 तक सीसेट के मार्क्स जुड़ते थे जब हमारी फाइनल कट ऑफ बनती थी प्रीलिम्स की, बट आज क्या है सीसेट सिर्फ क्वालिफाइंग रह गया है, आपको 33% स्कोर लाना है। तो इसके भी पार्ट्स है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और आपका इंटरपर्सनल स्किल है। तो मैथ्स के भी अगर आप सारे टॉपिक नहीं करके जाते हैं तो अगर आप 5-7 टॉपिक आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपको बेनिफिट हो जाता है। रीजनिंग अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो और इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं आती। तो अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, पुराने पेपर उठा के कर लो, तो मुझे लगता है कि जो 33% जो स्कोर है, क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो इजीली आ जाते हैं। तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। तो आर्ट्स वाले बच्चे भी इसको आसानी से कर सकते हैं। हाँ, जिसको ज़रूरत पड़ती है तो वो अलग से कुछ इसके लिए एफर्ट्स लगा सकते हैं। जी, आपने आरंभ में जिक्र किया था कि इसकी तैयारी लगभग 2 वर्ष की रहती है, तो ऐसे में टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट को किस तरह से देखें? देखो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर जो टाइम मैनेजमेंट, अगर आपने टाइम को मैनेज कर लिया तो शायद स्ट्रेस भी काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट का ये है कि आपको ना टाइम को प्रायोरिटाइज़ करना है। तो अगर आपने टाइम को प्रायोरिटाइज़ कर लिया और एक पूरी प्रोसेस को समझ लिया, तो प्रोसेस को समझने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको पता है कि मुझे कब डिसाइड करना है कि मुझे इस एग्ज़ाम के लिए जाना है, और फिर आपको पता होना है कि मुझे प्रीलिम्स के लिए कितना टाइम देना है, मेंस के लिए कितना टाइम देना है और कितना टाइम मुझे आंसर राइटिंग के लिए देना है। ये तो एक आपकी ब्रॉड मतलब पर्सपेक्टिव हो गई। फिर आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं कि दिन में आपको किस टाइम क्या पढ़ना है, कब आपको करंट अफेयर पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप न्यूज़पेपर को 3 घंटा पढ़ रहे हैं, 1 घंटा सफिशेंट है, और कितना आपने रिविज़न करना है। और अगर आपने पूरी प्रोसेस समझ ली और उस प्रोसेस के ऊपर काम करना स्टार्ट कर, देखो प्लान करना अलग बात है, उसको एग्जीक्यूट करना वो अलग बात है। अगर आपने एग्जीक्यूट कर लिया तो कुछ हद तक जो आपका जो स्ट्रेस है वो वैसे ही कम हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ क्या है कि इस प्रोसेस की एक पार्ट ये है कि आपको ना बीच में एंग्जाइटी और स्ट्रेस भी आना है जी। तो उसके लिए मुझे लगता है कि आपको ना समझना पड़ेगा, ये भी इस एग्ज़ाम का एक पार्ट है। अगर आप ये सोचोगे कि यार मैं तो तैयारी करने आया था, मैं स्कूल में इतना ब्रिलियंट बच्चा था, तो यहाँ क्यों मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, तो ये समझ लीजिए बात कि आपको हफ्ते में एक बारी, 2 हफ्ते में एक बारी आप लो फील करोगे, तो उस पेन को आपको सहन करना पड़ेगा और उससे लड़ने के लिए आपको कुछ टूल आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, कुछ मैकेनिज्म आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये भी एक इसी प्रोसेस का पार्ट है। तो अगर टाइम मैनेजमेंट आपकी सही से हो रही है तो मुझे लगता है स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हो जाती है। अच्छा, स्ट्रेस का मैंने एक चीज़ और भी देखा है कि जो मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है, जब मैं बच्चों से बात करता हूँ तो मुझे ये भी लगा है कि बहुत सारे बच्चे क्लियर नहीं होते। उनको ये नहीं पता होता कि मेरा स्ट्रेस किस लेवल का है। क्या वो कंपटीशन से डर रहे हैं, क्या उनको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे कहीं और जाना चाहिए था। और कई बार मैंने ये भी देखा है कि वो उस चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं जो कर ही नहीं सकते। अब घर से पढ़ाई करने आए थे और बीच में उनको ख्याल आ रहा है कि मेरे पापा रिटायर होने वाले हैं और मेरी सिस्टर की मैरिज है, तो उसमें उनको पता है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, अभी 1-1.5 साल हम कर नहीं पाएंगे। फिर भी वो इन्वॉल्व है उस चीज़ में जिसमें आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते ना, फिर भी आप इन्वॉल्व हैं। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेस को अगर मैनेज करने का एक तरीका है, वो है कि पहले आप समझ लो कि आपको स्ट्रेस है किस वजह का, है ना। अगर नहीं समझ आता तो सबसे बेस्ट तरीका है कॉपी पेन उठाओ और उसको लिखना स्टार्ट कर लो, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भाई कौन सा स्ट्रेस ऐसा है जो मेरा स्ट्रेस है जिसको मुझे लेना चाहिए, कौन सा स्ट्रेस ऐसा है जो कि मेरे काम का है नहीं है।
तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको क्लियरिटी होना ज़रूरी है। देखो, अगर जब तक आप क्लियर नहीं होगे तो स्ट्रेस तो रहेगा जी, यानी कि क्लैरिटी होना बेहद हाँ, ज़रूरी है, स्ट्रेस को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपको क्लियर ही नहीं है कि मैं 2 साल तैयारी करूँगा, 4 साल करूँगा, जी, और आपको ये नहीं क्लियर है कि अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, है ना। तो मतलब आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए। और देखो, अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ तो जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे पता था कि भाई एक टाइम तक मैं तैयारी करूँगा, उसके बाद मैं कुछ करूँगा। तो मैंने उस डेट तक मैंने जी जान से काम किया, और जिस टाइम वो समय आया तो उस टाइम मैंने अपना दूसरा रास्ता था जो एजुकेशन में जाने का था, वो मैंने अपना लिया था। तो मतलब मुझे लगता है कि अगर आप चीज़ों को लेकर काफ़ी क्लियर हो तो काफ़ी हद तक जो आपका जो स्ट्रेस है वो मैनेज हो जाता है। जी। जुगटा जी, आज आप कार्यक्रम में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इतनी सरलता से दे दी, विद्यार्थियों की जो जितनी भी उनकी दुविधा थी वो दूर की आपने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज कार्यक्रम में आपने जाना किस तरह से एचएस की परीक्षा की आप तैयारी कर सकते हैं, किस तरह से आपने स्ट्रेस फ्री रहना है, छोटे छोटे गोल्स को बनाना है। आज बस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार।